गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 12। असेसमेंट वर्कशीट है, आकलन कार्यपत्रक है 12। ठीक है, आज डेट है 11 जनवरी। तो आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया गया सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमारा पैरा दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, इसके 4 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं, बहुविकल्पित दिए गए हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो हैं ये 2-2 नंबर के दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हैं 3-3 नंबर के दिए गए हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो है हमारा वो 4 नंबर का दिया गया है, ये वाला। तो कुल 10 क्वेश्चन हैं जो आज हमें अपने असेसमेंट वर्कशीट में करने हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैरा को पढ़ेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जब हम इस तरीके से, जैसे भारत देश है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटता जाएगा इन साइडों में। यानी यहाँ पर तो गर्मी होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, ठंड आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आगे क्या दिया गया है, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तर मैदान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है। कब की बात हो रही है, सर्दियों की बात हो रही है। ठीक है, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी की बात हो रही है। उस समय भी जो चेन्नई का तट है वहाँ पर तो 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, लेकिन उत्तरी मैदानों में 10 या 15 डिग्री इससे भी कम हो जाता है। जैसे कि अभी 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल रहा है, तो लगभग इतना भी हो जाता है। दिन गर्म एवं रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है, यानी जो पाला पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, उत्तर भारत में। तथा हिमालय के ऊपरी ढलानों पर हिमपात होता है। यानी जो हिमालय है वहाँ पर क्या होता है, हिमपात होता है, बर्फबारी होती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। जो उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें हैं ये कहाँ से बहती हैं, स्थल से समुद्र की तरफ। जैसे ये भारत है हमारा, तो क्या होता है, यहाँ से समुद्र की तरफ ये बहती हैं। इस तरीके से यहाँ भी समुद्र है और यहाँ भी समुद्र है, तो स्थल के भाग से समुद्र के भाग की तरफ ये बहती हैं इस तरीके से। इसलिए देश के अधिकतर भाग शुष्क मौसम रहता है, अधिकतर भागों में शुष्क मौसम रहता है, यानी बारिश नहीं होती, शुष्क मौसम रहता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। कहाँ पर होती है, तमिलनाडु के तट पर वर्षा कौन सी पवनें करती हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, क्योंकि ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, लेकिन जो तमिलनाडु का तट है वहाँ पर ये जो पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर बहती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तित होती हैं। तो हम इसके आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में शीत ऋतु का काल है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मार्च से मई का महीना, मध्य सितंबर से मध्य नवंबर का महीना, मध्य नवंबर से फरवरी का महीना, या जून से सितंबर का महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, मध्य नवंबर से फरवरी का जो महीना है वो शीत ऋतु का मौसम होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। तो कहाँ से कहाँ को होती हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, स्थल से समुद्र की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पवन के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। तो कौन सी पवनों के कारण होती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण। तो यहाँ से इसका हमारा 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। तो शीत ऋतु की विशेषताएं हमें बतानी है, कौन कौन सी हैं। पहला, तापमान एवं आर्द्रता का कम होना, साफ आसमान, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान घटता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी ये सारी हैं, ये क्या हैं, ये शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे। तो इसके आंसर एक बार हम देख लेते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, कोल खोज क्या था।
तो इसका आंसर हो जाएगा कोलखोज सोवियत संघ में एक प्रकार की सामूहिक कृषि प्रणाली के खेतों को कहा जाता था। ठीक है, सोवियत संघ जो यानी अब रूस है, उसमें कई देश थे यहाँ पर, जो यहाँ पर सामूहिक कृषि प्रणाली के खेत थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कोलखोज कहा जाता था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यानी 6th क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 वैश्विक प्रभावों को लिखिए। तो हमें रूसी क्रांति के 2 ऐसे प्रभाव लिखने हैं जिनों का पूरे विश्व में जिनका प्रभाव हुआ। तो पहला है हमारा, रूसी क्रांति ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि मेहनतकश लोगों के द्वारा भी शासन किया जा सकता है। इसका दूसरा कारण हो जाएगा, रूसी क्रांति के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली तथा समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हुआ। यानी जो समाजवाद है उसे जो पूरे विश्व में मान्यता मिली थी वो रूसी क्रांति के बाद ही मिली थी। ठीक है, समाजवाद की जो पहचान थी वो रूसी क्रांति के बाद ही अपनी एक पहचान स्थापित हुई थी। तो उसके 2 प्रभाव हैं जिन्होंने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला रूसी क्रांति के। हमारा 7th क्वेश्चन है, फेरेल का नियम समझाइए। ठीक है, फेरेल का नियम, जो कोरियोलिस बल आपने पढ़ा होगा, मैंने इससे पिछली वर्कशीट में बताया था, कोरियोलिस बल वो क्या आता है? फेरेल के जो नियम है उसी पर आधारित है। जैसे फेरेल के नियम के अनुसार पृथ्वी की गति के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, लेनिन के अप्रैल थीसिस का वर्णन कीजिए। तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस क्या है उसका वर्णन, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या है उसका हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर हमें किस तरीके से लिखेंगे? लेनिन ने अप्रैल 1917 ईस्वी में बोल्शेविक पार्टी के सदस्यों की एक सभा को संबोधित किया और एक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जहां उन्होंने फरवरी क्रांति के अगले पड़ाव का विस्तार करते हुए 10 थीसिसें पेश की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इसमें जो था, जो सोवियत संघ में क्रांति हो रही थी, ठीक है, उसी क्रांति, एक फरवरी में क्रांति हुई थी, फरवरी की क्रांति के बाद किस किस तरह की क्रांतियाँ होनी हैं, उन क्रांतियों को लेकर उन्होंने 10 थीसिसें पेश की थी। ठीक है, 10 अपने जो थॉट थे वो प्रस्तुत किए थे, उनकी एक योजना प्रकाशित की थी। इसी को बोला जाता है अप्रैल थीसिस। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अप्रैल 1917 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल मुख्य देश कौन कौन से थे? तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध 2 शक्तियों, मित्र देश एवं और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था। ठीक है, 2 शक्तियाँ थीं, एक तो मित्र देशों के नाम से थी और दूसरी थी केंद्रीय शक्तियों के नाम से। मित्र देशों में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आदि प्रमुख देश थे, इटली वगैरह और कई सारे देश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ये बिल्कुल बाद में शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, और जो केंद्रीय शक्तियाँ थीं उनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको 4 कारक बताने हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षांशीय स्थिति, वायु दाब एवं पवनें, समुद्र से दूरी, तुंगता यानी ऊंचाई कितनी है वहाँ की, और महासागरीय धाराएं। तो ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, आप कोई भी 4 लिख सकते हो, यानी 5 को भी लिख सकते हो। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने अपनी असेसमेंट वर्कशीट के किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।